द डिबेट में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल दुनिया के मौसम का सबसे बड़ा खतरा मतलब इंसानों का फैलाया प्रदूषण नहीं है, बल्कि प्रशांत महासागर में चल रहा एक बहुत ही पुराना प्राकृतिक चक्र है, तो क्या आप मानेंगे? शायद हाँ। आज की हमारी जो गहरी चर्चा है ना, वो इसी रहस्यमयी और ताकतवर व्यवस्था पर है, जिसे हम एल नीनो कहते हैं। प्रशांत महासागर में होने वाला ये जो बदलाव है, ये असल में पूरी दुनिया की सांसें अटका देता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी घटना है जो साबित करती है कि प्रकृति कितनी आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन देखिए, आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो ये है कि इस पूरी व्यवस्था में असल में असली संकट है क्या? क्या हम गलत जगह ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? वही तो हमारी आज की बहस का मुख्य प्रश्न ही यही है। क्या वर्तमान और भविष्य के मौसम के लिए सबसे बड़ा खतरा एल नीनो द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कई गुना बढ़ाना, यानी उसे एम्प्लीफाई करना है? या फिर एल नीनो अपने आप में इतनी एक शक्तिशाली प्राकृतिक प्रणाली है जिसका बुनियादी ढांचागत टूटना ही, मतलब जैसे ट्रेड विंड्स का रुक जाना, वो ही सबसे मुख्य और स्वतंत्र संकट है। सही कहा। और मैं इस बहस में ये पक्ष रख रही हूँ कि आज के समय में, और विशेष रूप से जब हम सुपर एल नीनो की बात करते हैं, तो इसका सबसे गंभीर खतरा ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसका सहजीवी यानी सिनर्जिस्टिक संबंध है। ये दोनों मिलकर तापमान वृद्धि को इतना उत्प्रेरित करते हैं कि चरम मौसम की जो घटनाएं हैं ना, वो बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं। और मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। मेरा तर्क ये है कि हमें एल नीनो को मुख्य रूप से एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और विनाशकारी प्राकृतिक चक्र के रूप में देखना चाहिए। मौसम प्रणालियों का टूटना और समुद्री जलधाराओं का जो बाधित होना है, वो अपने आप में इतनी बड़ी वैश्विक तबाही लाता है कि उसे केवल ग्लोबल वार्मिंग के एक बूस्टर के रूप में देखना, इस प्राकृतिक घटना की असली ताकत को इग्नोर करना है। खतरे को ग्लोबल वार्मिंग से अलग करके देख ही नहीं सकते। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि महासागरों के लगातार गर्म होने के कारण सुपर एल नीनो की संभावना लगातार बढ़ रही है। वो तो है। इसे इस तरह से समझिए, दशकों से हमारे कार्बन उत्सर्जन ने पहले ही महासागरों और वातावरण में एक भयानक मात्रा में ऊष्मा भर दी है। तापमान का जो बेसलाइन है ना, जो आधारभूत स्तर है, वो पहले ही खतरनाक रूप से ऊपर जा चुका है। राइट। अब जब एल नीनो सक्रिय होता है, तो वो उस पहले से मौजूद गर्मी को एक भयानक बूस्ट देता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं, तो मौसम का मिजाज सिर्फ बिगड़ता नहीं है, बल्कि वो इंसानी बर्दाश्त के बाहर चला जाता है। हीट वेव्स इतनी तीव्र हो जाती हैं, ग्लेशियरों के पिघलने की गति बहुत तेज हो जाती है और समुद्र के जल स्तर में वृद्धि भयानक रूप ले लेती है। ये जो एम्प्लीफिकेशन है, मैं मानती हूँ कि यही हमारे समय का सबसे बड़ा अस्तित्वगत संकट है। आप लगातार तापमान और गर्मी के बूस्ट होने पर जोर दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस यांत्रिक बदलाव यानी मैकेनिकल शिफ्ट को नजरअंदाज कर रही हैं, जो असल में एल नीनो की असली पहचान है। देखिए, प्रशांत महासागर कोई बाल्टी नहीं है जिसका पानी आप स्टोर पर रखकर गर्म कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। वहां एक बहुत ही सुचारू और स्थिर प्रणाली काम करती है। क्या है ना, सामान्य दिनों में ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। क्या आपको पता है कि ये हवाएं असल में क्या करती हैं? वे सतह के गर्म पानी को एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, राइट? बिल्कुल। ये हवाएं उस गर्म पानी को एक रबर बैंड की तरफ पश्चिम की तरफ खींच कर रखती हैं, और इसके असर से दक्षिण अमेरिका के तटों के पास समुद्र की गहराइयों से बहुत ठंडा पानी ऊपर आता है। इस प्रक्रिया को अपवेलिंग कहते हैं। अब होता क्या है कि जब एल नीनो आता है, तो ये ट्रेड विंड्स अचानक कमजोर हो जाती हैं। वो जो रबर बैंड तना हुआ था ना, वो एकदम से छूट जाता है और सारा गर्म पानी वापस मध्य और पूर्वी प्रशांत की ओर बहने लगता है। मेरा तर्क ये है कि हवाओं और पानी के प्रवाह का ये उलटना अकेले ही पूरी दुनिया के समुद्री जीवन और जलवायु संतुलन को तबाह करने के लिए काफी है, चाहे बैकग्राउंड में ग्लोबल वार्मिंग हो या ना हो। लेकिन अपवेलिंग का रुकना कोई तापमान का सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक भौतिक सत्य है जो पूरी खाद्य श्रृंखला को नष्ट कर देता है। नहीं, देखिए, आपकी बात में दम है।
कि अपवेलिंग का रुकना पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन मुझे यहाँ बीच में रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि इस संकट की भयावहता को वैज्ञानिक मापते कैसे हैं। तो विज्ञान उसे कैसे मापता है? स्रोत सामग्री के अनुसार इसकी परिभाषा ही पूरी तरह से तापमान पर आधारित है। जब महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, जिसे टेम्परेचर एनॉमली कहते हैं, तभी उसे सुपर एल नीनो माना जाता है। हाँ, पर यानी इस संकट का मूल मापदंड ही तापमान है। लेकिन एक सेकंड, 2 डिग्री सेल्सियस सुनने में बहुत छोटा लगता है। मतलब लोग सोचेंगे कि अगर बाहर का तापमान 30 से 32 डिग्री हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। वही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम हवा के 2 डिग्री बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पानी के 2 डिग्री बढ़ने की बात कर रहे हैं। एल नीनो अनिवार्य रूप से एक हीट इंजन है, और आज के युग में जब महासागर पहले से ही अभूतपूर्व रूप से गर्म हैं, तो ये 2 डिग्री की अतिरिक्त गर्मी कोई मामूली बात नहीं है। ओके, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक एम्पलीफायर है जो पहले से मौजूद प्रदूषण के प्रभावों को उस बिंदु तक ले जाता है जहां से वापसी संभव नहीं है। रुको, क्या हम सिर्फ थर्मामीटर पर नजर गड़ाकर और ऊर्जा के इन विशाल आंकड़ों में उलझकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया के पूर्ण पतन को भूल नहीं रहे हैं? आप कह रही हैं कि संकट का मूल तापमान है, लेकिन मैं कहूंगा कि संकट का मूल उस मौसम प्रणाली का विघटन है। जब आप केवल तापमान देखते हैं तो आप भूल जाते हैं कि अपवेलिंग सिर्फ ठंडे पानी का ऊपर आना नहीं है। गहरा समुद्र बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन वहां पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस एकदम भरे होते हैं। सतह पर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, उन्हें सूरज की रोशनी तो मिलती है, लेकिन पोषक तत्व नहीं मिलते। राइट। अपवेलिंग इन पोषक तत्वों को नीचे से ऊपर लाती है, जहां वे सूरज की रोशनी से मिलते हैं, और जीवन की शुरुआत होती है। ये समुद्री जीवन मछलियों और अंततः उन लाखों लोगों के भोजन का आधार है जो तटीय अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप इसे एक बुनियादी ढांचे के ढहने के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल। जब एल नीनो के कारण अपवेलिंग रुकती है तो समुद्र सचमुच भूखा मरने लगता है। मछलियां गायब हो जाती हैं, समुद्री पक्षी मरने लगते हैं। पेरू और चिली के मछुआरों के लिए ये कोई ग्लोबल वार्मिंग का एम्पलीफायर नहीं है, ये एक तात्कालिक और पूरी तरह से स्वतंत्र विनाशकारी आपदा है। क्या एक भूखे समुद्री पक्षी या नष्ट होती फिशिंग इंडस्ट्री के लिए ये मायने रखता है कि वो सुपर एल नीनो था या सिर्फ एक मजबूत एल नीनो? उनके लिए असली संकट ये है कि भौतिक व्यवस्था टूट गई है। देखिए, मैं उस स्थानीय तबाही को नकार नहीं रही हूँ। अपवेलिंग का रुकना निश्चित रूप से एक त्रासदी है, लेकिन अगर हम इस संकट की व्यापकता और इतिहास को देखें तो मेरा पक्ष और स्पष्ट हो जाता है। मुझे एक सादृश्य यानी एनालॉजी का उपयोग करने दें जो शायद इस एम्प्लीफिकेशन को बेहतर ढंग से समझा सके। ठीक है, बताइए। कल्पना कीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही विशाल, एकदम सूखा हुआ जंगल है। हमने दशकों से कार्बन उत्सर्जन करके इस जंगल की सारी नमी सोख ली है। अब एल नीनो वो आग है जो इस सूखे जंगल में लगती है। यह एक दिलचस्प तुलना है ना? अगर जंगल हरा भरा होता, मतलब अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, तो शायद ये आग कुछ पेड़ों को जलाकर बुझ जाती, जैसे सदियों पहले के एल नीनो करते थे। लेकिन आज की स्थिति में ये पूरे जंगल को भस्म कर देती है। ऐतिहासिक प्रमाणों को ही देखिए। 1997, 98 और 2015-16 के जो सुपर एल नीनो इवेंट्स हुए थे, वो इसके सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं। स्रोत सामग्री याद दिलाती है कि 2016 को आधिकारिक तौर पर उस समय का सबसे गर्म साल घोषित किया गया था। यह सिर्फ ट्रेड विंड्स के रुकने का परिणाम नहीं था, यह उस सिनर्जिस्टिक संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण था जिसने पूरी पृथ्वी के औसत तापमान के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और क्योंकि महासागर लगातार गर्म हो रहे हैं, भविष्य में इन घटनाओं के और भी खतरनाक होने की पूरी संभावना है। आपकी जो सूखा जंगल और आग वाली बात है ना, ये कल्पना करने में बहुत प्रभावी है, लेकिन मैं इसे ऐसे देखता हूं। देखिए, आग का सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ उसकी लपटों का तापमान नहीं होता, बल्कि वो धुआं और राख होती है जो हवा के साथ उड़कर उन जगहों पर भी दम घोट देती है जहां आग पहुंची ही नहीं।
मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल रिपल प्रभाव की। आप 2016 के रिकॉर्ड तापमान की बात कर रही हैं। वैश्विक तापमान के एक औसत आंकड़े का टूटना एक बात है, लेकिन एक महासागर के भीतर हुए बदलाव का पूरी दुनिया के मौसम को भौतिक रूप से अस्त व्यस्त कर देना बहुत अलग और ज्यादा गंभीर बात है। लेकिन एक बात बताइए, जब आप ग्लोबल रिपल कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? पानी का एक हिस्सा गर्म होने से पूरी दुनिया कैसे प्रभावित होती है? यही सबसे अहम तंत्र है जिसे हमें समझना चाहिए। इसे टेली कनेक्शन कहते हैं। क्या है ना, जब प्रशांत महासागर का वो गर्म पानी पूर्व की ओर खिसकता है तो वो अपने साथ भारी गरजने वाले तूफानों यानी थंडरस्टॉर्म्स को भी ले जाता है। ये विशाल तूफान वायुमंडल में इतनी ऊपर तक गर्मी और ऊर्जा पंप करते हैं कि वो जेट स्ट्रीम का रास्ता ही बदल देते हैं। ओह, जेट स्ट्रीम हवा की वो तेज नदी है जो पूरी दुनिया में मौसम प्रणालियों को दिशा देती है। तो प्रशांत महासागर में जो बदलाव हुआ उसने वायुमंडलीय दबाव को बदल दिया, जेट स्ट्रीम को मोड़ दिया और अचानक कैलिफोर्निया में बाढ़ आ रही है जबकि इंडोनेशिया के जंगल सूख कर जल रहे हैं। ये रिपल इफेक्ट है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि 2016 सबसे गर्म साल था। ये इस बारे में है कि दुनिया की पूरी प्लम्बिंग व्यवस्था कैसे बदल गई। मैं मानती हूँ कि हवा के रास्तों और बारिश के पैटर्न का बदलना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं फिर से वहीं वापस आऊंगी कि उस रिपल को जो चीज़ इतना जानलेवा बना रही है वो उसकी गर्मी की तीव्रता है। पैटर्न का बदलना एक बात है, लेकिन जब हम मानवीय प्रभाव की बात करते हैं तो मेरी चिंता का मुख्य विषय दीर्घकालिक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। जब ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे सिर्फ बारिश को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते, वे हमारे ग्रह के भूगोल को बदल रहे हैं। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और उसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर का बढ़ना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अगले साल बारिश होने पर ठीक कर सकें। हम उस पिघले हुए पानी को वापस बर्फ नहीं बना सकते। लेकिन आप सुदूर भविष्य पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही हैं। यह भविष्य नहीं है, यह आज हो रहा है। यह पूरी मानव सभ्यता, हमारे तटीय शहरों के लिए एक स्थायी खतरा है। ये सीधे तौर पर इन एम्प्लीफाइड सुपर एल नीनो इवेंट्स का परिणाम है जो बर्फ की उन चादरों को नष्ट कर रहे हैं जिन्हें बनने में लाखों साल लगे। मुझे यहाँ कड़ा विरोध दर्ज करना होगा। क्यों? आप कह रही हैं कि ये अपरिवर्तनीय है और मैं मानता हूं कि तटीय शहरों का डूबना एक बड़ा खतरा है, लेकिन क्या हम उन लाखों किसानों को भूल सकते हैं जो आज मतलब इसी क्षण भुखमरी का सामना कर रहे हैं? स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि एल नीनो के कारण वास्तव में क्या होता है। क्या आपको पता है कि ये भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है? हाँ, स्रोत सामग्री कहती है कि भारत में मानसून कमजोर हो जाता है। लेकिन कैसे? प्रशांत महासागर में हुए उस दबाव के बदलाव के कारण भारत के ऊपर उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है जो बारिश के बादलों को पनपने ही नहीं देता। हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की आजीविका पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा आ सकता है जिससे वहां की पूरी कृषि प्रणाली नष्ट हो सकती है। राइट। दूसरी तरफ पेरू और दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश और भयानक बाढ़ आ सकती है जो रातों रात बस्तियों को बहा ले जाती है। मेरे लिए कृषि, जल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ये जो तात्कालिक हिंसक और सीधा प्रहार होता है ना, वो सबसे बड़ा संकट है। और ये प्रहार मुख्य रूप से उस ग्लोबल रिपल और जेट स्ट्रीम के विस्थापन के कारण होता है, न कि केवल इसलिए कि दुनिया का औसत तापमान बढ़ गया है। देखिए, आपने किसानों और तात्कालिक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का बहुत सही खाका खींचा है। भारत के मानसून और ऑस्ट्रेलिया के सूखे का उदाहरण वास्तव में डरावना है। लेकिन देखिए, अगर आप तात्कालिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस बात को अनदेखा कर देंगे कि इन घटनाओं के पीछे का ईंधन क्या है, तो हम कभी भी असली तस्वीर नहीं देख पाएंगे। मतलब? अगर एल नीनो का प्रभाव आज पेरू में बाढ़ या ऑस्ट्रेलिया में सूखे के रूप में दिख रहा है, तो हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि उन बाढ़ों की तीव्रता और उस सूखे की लंबाई दोनों को ग्लोबल वार्मिंग ने बूस्ट किया है। आप फिर से हर चीज को ग्लोबल वार्मिंग पर ला रही हैं। क्योंकि वो भौतिक विज्ञान का नियम है। गर्म हवा एक स्पंज की तरह काम करती है, ये अपने अंदर ज्यादा नमी सोख सकती है। इसलिए जब एल नीनो के कारण पेरू में बारिश का पैटर्न शिफ्ट होता है तो वो सामान्य बारिश नहीं होती। उस गर्म नमी से भरी हवा के कारण वो बारिश एक भयानक बाढ़ बन जाती है।
और जहां सूखा पड़ता है वहां बढ़ा हुआ तापमान जमीन की बची खुची नमी को भी भाप बनाकर उड़ा देता है। महासागरों का बढ़ता तापमान इस बात की गारंटी दे रहा है कि भविष्य में आने वाला हर एल नीनो अपने साथ अधिक नमी और अधिक ऊर्जा ये कराएगा। इसलिए भले ही हम शॉर्ट टर्म तबाही की बात कर रहे हों, उसके मूल में भी वो दीर्घकालिक तापमान वृद्धि बैठी है जो एल नीनो को सुपर बना रही है। मैं समझता हूं कि आप हर चीज को वापस तापमान वृद्धि की ओर क्यों ले जाना चाहती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण एक मापने योग्य स्पष्ट शत्रु है जिससे हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा काम चीजों की जटिलता को सामने लाना है। एल नीनो सिर्फ एक हीट वेव नहीं है जो पानी के ऊपर मंडरा रही है। हाँ, वो तो है। ये पृथ्वी की उन मूल यांत्रिक धड़कनों में से एक है जो सदियों से, सहस्राब्दियों से चल रही हैं, औद्योगिक क्रांति के आने से बहुत पहले से। जब आप कहती हैं कि ग्लोबल वार्मिंग उसे बूस्ट कर रही है, तो आप अनजाने में एल नीनो को एक निर्भर घटना बना देती हैं, जैसे वो खुद में कुछ है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि वो खुद में कुछ नहीं है, लेकिन असर वही होता है ना। मेरा तर्क यह है कि हमें एल नीनो को उसकी अपनी शर्तों पर समझना चाहिए। सोचिए जरा, अगर हम कल सुबह जादू से दुनिया की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दें, सारा कार्बन उत्सर्जन रोक दें और ग्लोबल वार्मिंग को एकदम शून्य कर दें, तब भी क्या होगा? एल नीनो फिर भी आएगा। व्यापारिक हवाओं के रुकने से जो हाहाकार मचता है, अपवेलिंग के रुकने से जो खाद्य संकट आता है, वो अपने आप में समाजों को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को ठीक कर लेने से एल नीनो की तबाही खत्म हो जाएगी। ये एक स्वतंत्र दानव है और हमेशा रहेगा। आपकी ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि ये एक स्वतंत्र प्राकृतिक ताकत है, और मैं मानती हूं कि इसे पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग का सिर्फ एक लक्षण मान लेना गलत होगा। लेकिन जब स्रोत सामग्री ये निष्कर्ष निकालती है कि जैसे जैसे महासागर गर्म हो रहे हैं, मजबूत एल नीनो इवेंट्स की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है, तो हम इस रिश्ते को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये अब केवल एक स्वतंत्र चक्र नहीं रह गया है, ये हमारे द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन का एक खतरनाक हथियार बन गया है। और यही वो बिंदु है जहां मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़े हैं। आप कह रही हैं कि हमने इस प्राकृतिक चक्र को एक हथियार बना दिया है, जबकि मैं कह रहा हूं कि ये प्राकृतिक चक्र हमेशा से ही एक विशाल, बेलगाम ताकत रहा है जो हमें बार बार हमारी हैसियत याद दिलाता है। स्रोत सामग्री का अंतिम विचार भी इसी ओर इशारा करता है कि जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो हमें सिर्फ प्रदूषण पर नहीं, बल्कि इन जटिल प्राकृतिक प्रणालियों की ताकत पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिंदु है जहां हमारे विचार काफी हद तक मिलते हैं। अपनी पूरी चर्चा को अगर मैं समेटना चाहूं तो मैं यही कहूंगी कि जब भी हम आज के दौर में चरम मौसम और भविष्य के खतरों पर बात करते हैं, तो हम प्रदूषण से होने वाली वार्मिंग और इन प्राकृतिक प्रणालियों को अलग-अलग डिग्गों में नहीं रख सकते। हमें ये समझना ही होगा कि कैसे हमारी दुनिया का बढ़ता तापमान इन प्राकृतिक प्रणालियों को सुपर घटनाओं में बदल रहा है। ये सहजीवी संबंध, ये एम्प्लीफिकेशन हमारे सामने मौजूद सबसे गंभीर चुनौती है, क्योंकि ये उस आग को हवा दे रहा है जो पहले से ही भड़की हुई है। और अगर मैं अपने रुख का निष्कर्ष निकालूं, तो मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ बीमारी के मूल कारण पर ही नहीं, बल्कि उसके लक्षणों की ताकत पर भी ध्यान दें। एल नीनो हमें ये याद दिलाने आता है कि मानवीय प्रदूषण से अलग भी हमारी पृथ्वी की अपनी एक बेहद शक्तिशाली और जटिल मौसम प्रणाली है। हवाओं का दिशा बदलना, अपवेलिंग का रुकना और जेट स्ट्रीम के मुड़ने से दुनिया के हर महाद्वीप पर असर पड़ना, ये सब हमें इन स्वतंत्र प्राकृतिक प्रणालियों की ताकत का सम्मान करना सिखाता है। हाँ, और हम दोनों इस बात पर पूर्ण सहमति व्यक्त कर सकते हैं कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली कल्पना से कहीं अधिक संवेदनशील और आपस में जुड़ी हुई है। प्रशांत महासागर में एक हवा का कमजोर पड़ना भारत के किसान और कैलिफोर्निया के शहरों दोनों की किस्मत तय कर सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विशाल गियर बॉक्स है जहां एक पहिया दूसरे को घुमाता है। आप एक गियर को रोकते हैं और पूरी मशीन चरमरा जाती है। सही बात है, और शायद यही वो जगह है जहां हम आपको यानी हमारे श्रोताओं को इस विचार के साथ छोड़ सकते हैं। क्या हमें बीमारी के मूल कारण यानी कार्बन उत्सर्जन और बढ़ते तापमान से लड़ने पर अपना सारा ध्यान लगाना चाहिए, जो इन घटनाओं को सुपर बना रहा है?
या फिर हमें इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि जब प्रकृति का अपना विशाल इंजन अपना रास्ता बदलता है तो हम अपने बुनियादी ढांचे और किसानों को कैसे बचाएंगे? बदलते मौसम के इस जटिल जाल को समझने के लिए आप किस दृष्टिकोण को प्राथमिकता देंगे? ये सामग्री यहीं खत्म नहीं होती, इसमें गहराई से जाने और सोचने के लिए बहुत कुछ है।